बचत में बात कर रहा हूं, जैसे वो पीपीएफ में डालता था, एफडी कराता था, एनपीएस में डालता था, वो सारी बचत के प्रावधान खत्म किए जा रहे हैं। ये जो 7 लाख 9 लाख 15 लाख के स्लैब हैं, इसके संदर्भ में हमें प्रवीण कुमार जी बता रहे हैं, ये उनके लिए हैं जो बचत के संदर्भ में नहीं जाएंगे, जो बचत में छूट पाएंगे वो इसमें से कोई लाभ नहीं पाएंगे। तो मैं तो आपसे केवल इतना जानना चाह रहा हूं कि सरकार की मंशा क्या है। इस देश में रहने वाले लोग अब बचत की तरफ ध्यान ना दें, खर्च करने की ओर ध्यान दें, कमाएं और खर्च करें, बचाने की जरूरत है। क्या रखा है बचत में? नहीं हिमांशु जी, देखिए ऐसा है कि इसीलिए जो पुरानी जो स्कीम है उसको भी साइमल्टेनियसली रखा हुआ है। आज की जनरेशन सच में इस चीज में बिलीव करती है कि वो जो है एक लिमिट तक ही जो है वो बचत करके रखे। आपने नोटिस किया होगा पहले वाले समय में कि जो इवन हम अपने नाना नानी दादा दादी की भी बात करें कि जो पैसा उन्होंने अपनी जिंदगी भर में बचत किया, बचा के रखा, वो उन्होंने ये सोच के कि हमारे आगे वाली जनरेशन के काम आएगा, उन्होंने उसका उपभोग नहीं किया। तो ये आज की जनरेशन जो है ये उसकी खुद की उसकी मानसिकता ये है कि हम जो आज जो कमा रहे हैं उसको अच्छी तरीके से अपने ऊपर उसका उपयोग करें। तो जो आज की जनरेशन है, सरकार उस जनरेशन की भावनाओं के अनुरूप व्यवहार कर रही है, तो इसमें आपत्ति की क्या बात है? मुझे आना है डॉक्टर अजय उपाध्याय के पास, लेकिन कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे अभिषेक राजाराम जी। एक बार अभिषेक जी की हस्तक्षेप को सुन लेते हैं। जी अभिषेक जी। दो बातें कहूंगा जी। पहला, भारत इकलौता ऐसा देश जहां पर इंडिविजुअल का टैक्स रेट कंपनी के टैक्स रेट से ज्यादा है। जो 100-200 करोड़ रुपए कमाती है कंपनी, उसका टैक्स रेट कम है, इंडिविजुअल का ज्यादा है। थोड़ी छूट दी है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ज्यादा है। दूसरी चीज, जो ये अब देखिए, आज की डेट में भारत युवा देश है जी। आज से 40 साल बाद ये एजेड हो जाएगा जी। तब इसके पास पेंशन नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उस समय इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, मेडिकल के खर्चे बढ़ जाएंगे। जो सेविंग वो जबरदस्ती करता था वो दोबारा नहीं करेगा, क्योंकि उसकी तो आदत है, 5 रुपए कमाता है तो 5 रुपए क्रेडिट कार्ड का बिल आता है उसका, या हो सकता है किसी का 5.25 रुपए भी आता हो। ऐसी स्थिति में आज से जो गलती आज हो गई है न्यू टैक्स रिजीम को प्रमोट करने की, इसका खामियाजा देश 40 साल बाद भुगतेगा। अभिषेक राजाराम जी आने वाले समय के संदर्भ में आगाह कर रहे हैं, और ये देश जो हजारों साल की संस्कृति में बचत के संदर्भ में संस्कार के तहत जीता हुआ आया है, उसको बदला जा रहा है। और किसके द्वारा बदला जा रहा है? जिनके प्रति सबसे ज्यादा उम्मीद रही है कि इस देश की सभ्यता और संस्कृति को बचाकर रखेंगे तो यही रखेंगे। इसके बीच में मैं आता हूं वापस डॉक्टर अजय उपाध्याय के पास। अजय उपाध्याय जी, वापस घूम फिर के बात इस बात पर आ रही है कि आप कितना ही चिल्लाओ, कितनी ही नाराजगी जताओ, कितने ही परेशान हो, पर अभिषेक राजाराम जी जैसा कुशल अर्थशास्त्री भी ये कह रहा है, भाई राजनीतिक दृष्टि से तो काम कमाल का किया है, हर व्यक्ति को लग रहा है मेरे हिस्से में कुछ ना कुछ आया है। आपको नहीं लगता है कि आपके पास वोट पाना और मुश्किल कर दिया? बाकी बात की बात है, पर सबसे महत्वपूर्ण तो राजनीतिक दल के लिए यही है, सरकार कामयाब हो गई सियासी दृष्टि से। डॉक्टर साहब, जितने देर तक अभी ये डिबेट डिस्कशन हुआ है जी, इसमें मुझे लगता है कि 2-3 बातें बहुत स्पष्ट तौर पे उभर कर आई। जी। जिन लोगों ने, जितने पैनल, बड़े बुद्धिमान पैनल हैं आपके, और इकोनॉमिस्ट भी कई लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सबने ये बात फाइनली कही दी कि ये कहीं ना कहीं जुमलेबाजी का एक खोखला बजट है। बजट जो है इसका कोई आधार नहीं है और कोई दृष्टिकोण नहीं है, दूरगामी दृष्टिकोण कहने की बात है। वो जो जुमले पढ़े जाते हैं, झूठ के किला जो बनाया था आपके इन पैनलिस्टों ने, उस तिलिस्म को धराशायी कर दिया। ये एक बात के लिए धन्यवाद मैं दूंगा बहन सुनीता जी को, सांसद महोदया को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। निश्चित तौर पे इनके जब दर्शक जो जहां से सांसद हैं, सिरसा से, मैं भी सिरसा से जाना आना मेरा रहा है, वो यदि सुन रहा होगा, वो दर्शक जो आम गरीब मजदूर है, वो इनको इस बात के लिए धन्यवाद दे रहा होगा कि ये सच्चाई व्यक्त कर रही हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, आप कैसे बात कर रहे हैं? सुनीता दुग्गल जी ने वही बात कही है जो बजट के अंतर्गत निर्मला सीतारमण जी ने कही है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि एमएसएमई को मदद की जरूरत है और सरकार इस चीज को महसूस करते हुए मदद के संदर्भ में प्रावधान कर रही है। तो सुनीता जी ने गलत क्या कह दिया? जो